चलें जी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपने आज के सेशन को जो है वो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन हमने एडिशनल प्रैक्टिस के अंदर जो है वो पिक किया है। दिस इज बेसिकली आई कैप समर 2023, जून 2023 का ये क्वेश्चन है। फास्ट सेफ लॉजिस्टिक्स, ठीक है। आपके स्मार्ट प्लान के हिसाब से आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज स्ट्रेटेजिक चॉइसेस, आई मीन चैप्टर नंबर 3 एग्जैक्टली। पहला फाउंडेशंस ऑफ स्ट्रेटेजी था, फिर स्ट्रेटेजिक एनालिसिस था, अब स्ट्रेटेजिक चॉइस है। स्ट्रेटेजिक चॉइस का जो चैप्टर है वो हमारा स्मार्ट प्लान के हिसाब से इस वीक में मुकम्मल होना था, और उसकी एडिशनल प्रैक्टिस के लिए एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस वक्त जो है वो मौजूद है। सर, आपने इस क्वेश्चन को एक्सेल में क्यों पेस्ट किया है? वो इसलिए किया है क्योंकि अब आपका जो पेपर है वो आप समझें कि सॉफ्टवेयर बेस्ड हो चुका है, सीबी बेस्ड हो चुका है। तो यहाँ पे उससे रिलेटेड जो बुलेट पॉइंट्स हैं वो हम लिखेंगे, और बुलेट पॉइंट्स लिखने के साथ साथ इसकी कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे करेंगे। फिर टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्वेश्चन में आपको इंशाल्लाह ताला इसको सॉफ्टवेयर में करना भी सिखा दूंगा कि इसको किस तरीके से आपने वहां पर जो है वो टैप करना है, या वहां पे इसको जो है वो कॉपी करना है। सही है। तो आइए जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, देखते हैं किस तरीके से इसका आंसर हमें यहाँ पे लिखना चाहिए या लिखना चाहिए था, जिन लोगों ने इस क्वेश्चन को पहले एग्जाम में अटेम्प्ट कर लिया है। और फिर हम सॉफ्टवेयर के अंदर इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि किस तरीके से इसकी प्रेजेंटेशन वहां पे होगी। ठीक है। तो आएंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन को पढ़ने से लेकर। ठीक है। फास्ट सेफ लॉजिस्टिक्स, वेल स्टैब्लिश्ड लॉजिस्टिक्स कंपनी। ठीक है। और ये वेल स्टैब्लिश बोल रहे हैं तो यकीनन कंपनी की कोई ना कोई हिस्ट्री होगी। अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो जी मुझे हिस्ट्री जो है वो कंपनी की नजर आ रही है। आगे इन्होंने एक जगह कहा है, वॉज फाउंडेड 30 years ago। 30 साल पहले हमारी ये कंपनी जो है वो इसकी फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है। स्पेशलाइजिंग इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ गुड्स। ठीक है। स्पेशलाइजेशन है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, स्टोरेज ऑफ गुड्स के अंदर हमारे पास ये जो है वो मौजूद है। सही है। Over the years, FSL has built a strong reputation in the market. Strong reputation, कंपनी की अच्छी खासी बड़ी रेप्यूटेशन है मार्केट में। Boasting a loyal customer base and a significant presence in the region। दो चीजें यहाँ पे इन्होंने, तीन चीजें हमें स्ट्रेंथ बताई। एक, इनकी स्ट्रॉन्ग रेप्यूटेशन है। दूसरा, ये कहते हैं कि इनका एक लॉयल कस्टमर बेस है। तीसरा, इन्होंने कहा कि इनकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है इन द रीजन। ज़ाहिर है, आप इतने टाइम तक काम करते हैं, आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, पहचानते हैं, आपके बारे में पता चलता है, तो प्रैक्टिकली आपकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस हो जाती है इस पूरी रीजन के अंदर, और अच्छी खासी कंपनीज, अच्छे खासे कस्टमर बेस आपको जानने लगते हैं। नेचुरली स्पीकिंग, अगर आप सर्विस अच्छी दे रहे हैं, आप प्रोडक्ट अच्छा दे रहे हैं, तो कोई भी आपको पसंद करेगा और आपकी चीज को अडॉप्ट कर लेगा। The logistics industry has been witnessing steady growth in recent years, primarily driven by the increasing demand for e-commerce and online shopping। ये पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है सर। लॉजिस्टिक्स की पूरी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है सर। लॉजिस्टिक्स के अंदर आता क्या क्या है? अगर मैं लॉजिस्टिक्स को थोड़ा सा आपके लिए बाइफिकेट करूं, तो लॉजिस्टिक्स के अंदर प्राइमरीली हमारे पास दो चीजें आती हैं। एक आता है आपका लॉजिस्टिक्स इनवर्ड्स। सर, इनवर्ड्स का मतलब क्या है? हम रॉ मटेरियल बनाते, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करते हैं, यानी जिसको आप कह लें परचेज करते हैं। और दूसरा है हमारे पास लॉजिस्टिक्स आउटवर्ड्स। इसका मतलब है कि हम फिनिश गुड्स को डिलीवर करते हैं। फिनिश गुड्स की डिलीवरी करते हैं। यहां आप रॉ मटेरियल को परचेज कर रहे हैं, यहां पे आप अपने फिनिश गुड्स को डिलीवर कर रहे हैं। ये दो चीजें यहाँ पे लॉजिस्टिक्स के अंदर इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स के अंदर जो है वो आती हैं। सही है। इन्होंने कहा जी आपका एक लॉयल कस्टमर बेस है, आपकी एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, रीजन के अंदर आप जो है वो अच्छे लेवल के ऊपर मौजूद हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ, कुछ क्वालिटीज बताई। और लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के बारे में उन्होंने बताया कि इसके अंदर ग्रोथ आती चली जा रही है। क्यों? क्योंकि लोग बहुत ज्यादा ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग से परचेजिंग कर रहे हैं। आप अपनी स्टडी में थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आपका एक टॉपिक आएगा, इफेक्टिवनेस ऑफ आईसीटी, जिसके लेक्चर्स इस वक्त पोर्टल पे मौजूद हैं। स्मार्ट क्लासेस भी जो है वो रिकॉर्ड हो रही हैं साथ साथ। आप इस चैप्टर के अंदर जाएंगे तो वहां पे ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग बड़ा डिटेल में कवर हुआ हुआ है, प्रॉपरली कवर हुआ हुआ है। और मैंने खासी डिटेल के अंदर बताया कि ई कॉमर्स बिजनेस कैसा होता है, ई बिजनेस कैसा होता है, ई कॉमर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, किस तरीके से बिजनेस जो है वो ड्राइव होता है। ये सारी चीजें बहरहाल ई कॉमर्स और ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर जो है वो चल रही है। ठीक है। और ऑनलाइन परचेजिंग जैसे जैसे उसका ट्रेंड इंक्रीज करेगा, लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री के अंदर एक स्टेडी ग्रोथ आपके पास जो है वो आती चली जाएगी। ठीक है।
However, this growth has also led to high-end competition with new entrants and existing players expanding services. लेकिन सर जहां पे आपकी ग्रोथ आती है वहां कंपेटिटर्स भी आते चले जाते हैं, नए लोग आते चले जाते हैं और एग्जिस्टिंग प्लेयर्स जो है वो अपनी सर्विसेज को एक्सपैंड करते हैं. लाजमी सी बात है, एक गांव है जहां पे लोग प्याज बेच के पैसे कमा रहे हैं तो सारे लोग गांव में प्याज बेचने लग जाएंगे. फिर होता ही है जब बहुत सारे लोग प्याज बेचने लग जाते हैं तो कोई भी अच्छे से नहीं कमा पाता. जब कोई भी अच्छे से नहीं कमा पाता तो वो उस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं. थोड़ा टाइम बाद कोई एक दो लोग ये शुरू करते हैं तो उनको ये रियलाइज होता है कि जी प्याज के काम में बहुत प्रॉफिट है और ये साइकिल बैरल चलती चली जाती है, चलती चली जाती है. 1 मिनट दीजिएगा प्लीज. तो जैसे जैसे इस मार्केट के अंदर ग्रोथ नजर आ रही है और भी लोग कमाने के लिए एंटर हो रहे हैं, जी हम भी काम करेंगे, हम भी ये काम करेंगे, हम भी ये काम करेंगे. हर बंदा इस चक्कर में इस बिजनेस के अंदर एंटर होता चला जा रहा है. वाइल एफएसएल फेसेस इंक्रीज्ड कंपटीशन, जहां ये कंपनी खासा बड़ा कंपटीशन देख रही है, बहुत ज्यादा कंपटीशन देख रही है, including rivals benefiting from economies of scale, the company has observed a surge in orders for specialized services such as cold storage and hazardous material handling. अब देखो ये डिफरेंशिएशन है, ठीक है. जहां सारे लोग इस मार्केट में एंटर हो रहे हैं, इस कंपनी की दो खास एडवांटेजेस हैं. वो क्या है? ये कोल्ड स्टोरेज भी प्रोवाइड करते हैं. सर कोल्ड स्टोरेज का मतलब, जब आप इनवर्ड और आउटवर्ड की बात करते हैं तो जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन है, यानी कि जो आपका व्हीकल है, अगर उस व्हीकल के अंदर फ्रीजर भी मौजूद हो, फ्रिज भी मौजूद हो, तो आप इसको कहते हैं ये कोल्ड स्टोरेज बन गया. महंगा जरूर होता है लेकिन कोल्ड स्टोरेज की अपनी सिग्निफिकेंस होती है. तो आप अगर बात करें मिसाल के तौर पे आइसक्रीम की, आप बात करें बिस्किट्स की, आप बात करें एफएमसीजी के दूसरे प्रोडक्ट्स की, तो वहां पे कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती है. फिर इसी तरीके से कुछ साइंटिफिक प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल इस तरीके का जा रहा है या कोई हजार्डस मटेरियल जा रहा है, कोई ऐसा फ्यूल है, कोई केमिकल है जो यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है दूसरी जगह पे, हर कोई उनको हैंडल नहीं कर पाता, उसका आपको एक टैलेंट चाहिए, लोग चाहिए. तो यहाँ पे इन्होंने दो बातें बताई कि कंपनी कोल्ड स्टोरेज भी हैंडल करती है और हजार्डस मटेरियल की भी हैंडलिंग करती है. और इसकी वजह से उन्होंने अपने ऑर्डर्स में एक बहुत बड़ा इंक्रीज देखा है. क्या देखा है जी? इंक्रीज देखा है. On the technological front, FSL lags behind in service offerings, particularly in areas like live tracking and other digital tools. यानी सर यहां से एक बात ये समझ आई कि इनकी वीकनेस है टेक्नोलॉजी. इनकी गाड़ियां लाइव ट्रैक नहीं होती, इनकी गाड़ियों के साथ मजीद डिजिटल टूल्स नहीं है, ऐप नहीं बनी हुई, वेब पोर्टल नहीं बना हुआ, ट्रैकिंग मैकेनिज्म नहीं है, ये सब नहीं है. Accordingly, it also lags in serving the needs of the e-commerce demand, where digital capabilities have become increasingly important. यानी वो कस्टमर जो कह रहा है मैं अपनी शिपमेंट को एप्लीकेशन पे ट्रैक करूं, मैं लैपटॉप पे देखूं जाके कि जी माल निकला नहीं निकला, कब तक पहुंचेगा, मैं पेमेंट जो है वो डिजिटली करूं, मैं अपनी शिपमेंट को ट्रैक करूं, मैं फलाना चीज देखूं, ये इनके पास नहीं है. डिजिटल कैपेबिलिटीज जहां इंपॉर्टेंट हो चुकी है वहां पे ये क्या करते हैं जी, वहां पे ये थोड़ा सा लैक करते हैं इन सर्विंग द नीड्स ऑफ ई कॉमर्स डिमांड, वेयर डिजिटल कैपेबिलिटीज हैव बिकम इंपॉर्टेंट. अब देखो ये मैंने क्या किया है, ये मैंने पूरे क्वेश्चन को डायग्नोस किया है कि ये मुझे बैकग्राउंड में बता क्या रहे हैं. मैं पूरा उस कंपनी के बारे में बात समझ चुका कि भाई ये कंपनी है जो लॉजिस्टिक्स की इंडस्ट्री में पिछले 30 साल से काम कर रही है, बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, बहुत सारे लोग इस कंपनी को जानते हैं, अच्छा इसका रेपुटेशन नेटवर्क मार्केट में बन चुका है, लॉयल कस्टमर बेस है. लेकिन अच्छा, लॉयल कस्टमर बेस होने के साथ ये मार्केट ओवरऑल ग्रो भी कर रही है, लोगों का ऑनलाइन बाइंग का बिहेवियर बढ़ रहा है, ई कॉमर्स के साथ ये मार्केट ग्रो कर रही है, नए लोग एंटर हो रहे हैं, कंपटीशन फेस हो रहा है, लेकिन कंपनी के पास कोल्ड स्टोरेज है, हजार्डस मटेरियल की हैंडलिंग है, और जो कंपनी लैग करती है वो टेक्नोलॉजी में लैग करती है. कंपनी टेक्नोलॉजिकल फ्रंट पे इतनी आगे नहीं है. टेक्नोलॉजी के मामले में कंपनी के बहरहाल अपने मसले मसाइल हैं, अपने प्रॉब्लम्स हैं, कौन है? और जहां टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी आपको चाहिए वहां टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी अरे मौजूद देवरा, नहीं है. आप में से किसी का माइक खुला हुआ था? जस्ट वेट अ सेकंड, मुझे चैट पे बताइएगा प्लीज, आपको कोई चीज कहनी हो या माइक का एक्सेस चाहिए हो तो, ठीक है. सो ये हो गई बात. अब इन्होंने यहाँ पे हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है. रेवेन्यू 700, 680, मेंटेनेंस कॉस्ट 55, 40,
ऑपरेटिंग प्रॉफिट 140, 200, टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड एज एट द एंड ऑफ द ईयर 800 और 700, एवरेज इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस पर बैरल 85, 65। बेसिकली ये जो इन्होंने यहाँ पे हमें डेटा दिया है ना, कि एक और चैप्टर से रिलेटेड है जो आगे आपको अपने पोर्टल में नजर आएगा, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये आगे आपको नजर आएगा, उस पर मैंने खासे बहुत सारे सवाल करवाए हुए हैं। ठीक है, ये इन्होंने डेटा दिया हुआ है, अभी मैं आपको बताता हूँ उसका क्या करना है। FSL follows a practice of replacing its major operating assets including vehicles and equipment every 10 years. The most recent major replacement took place approximately 8 साल पहले। ये भी बात यहीं पर हमारी जो है वो डिस्कस होगी फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर। ठीक है, रिक्वायर्ड में कहता है पार्ट ए, एनालाइज द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ FSL। पहले तो कहता है FSL की फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आप एनालाइज करें। उसके बाद कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन द की फैक्टर्स that contribute to FSL's competitive advantage. Also, suggest strategies to mitigate the issues identified in your analysis in A above by using these factors. ये कहता है पहले तो वो की फैक्टर्स बताओ जिसकी वजह से FSL को कोई कंपेटिटिव एडवांटेज हासिल है, और फिर वो स्ट्रैटेजीज बताओ जिससे वो इश्यूज मिटिगेट किए जा सकें जो आपने कहाँ आइडेंटिफाई किए, आपने पार्ट ए में आइडेंटिफाई किए, आपने पार्ट ए में आइडेंटिफाई किए। ठीक है ना, तो पार्ट ए में जो इश्यूज हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको यूज करते हुए हमें पार्ट बी के अंदर सजेस्ट करना है कि यहाँ पे कंपनी को बहरहाल क्या करना चाहिए और किस तरीके से इसको जो है वो लेके चलना चाहिए। ठीक है सर, ये प्राइमरली जो आपका पार्ट ए है, दिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। ये फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल का पार्ट है। हम वहां पे डिटेल में इस तरीके के सिनेरियोस को एनालाइज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जितनी ज़रूरत है मैं सिर्फ उतनी कैलकुलेशन करूंगा ताकि हम पार्ट बी को सॉल्व कर सकें जो स्ट्रेटेजिक चॉइस से रिलेटेड है। ठीक है, पार्ट ए की इन डेप्थ वर्किंग इसके रेलिवेंट चैप्टर के अंदर आएगी, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ उतनी डिस्कशन करूंगा कि आपको बात समझ में आ जाए और आप पार्ट ए और पार्ट बी का एक आंसर प्रैक्टिकली जो है वो लिख सकें। फोकस हमारा पार्ट बी पे ज्यादा होगा, लेकिन हम वो इश्यूज आइडेंटिफाई कर सकें जिन इश्यूज की हम पार्ट ए में बात कर रहे हैं, हम उतनी कैलकुलेशन यहाँ पे बहरहाल जो है वो कर लेते हैं। और इससे हमारा होगा ये कि जो एक्सेल का टेबल है वो सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरीके से प्लॉट करना है वो भी हमें यहाँ पे जो है वो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखें इसको थोड़ा सा हम शुरू करते हैं। सर, शुरू करने में सबसे पहले कंपेटिटिव एडवांटेज के बारे में बात करें। कंपेटिटिव एडवांटेज, सर ये कंपेरेटिव एडवांटेज क्या होती है, इसके अंदर क्या फैक्टर्स शामिल हैं, क्या क्या चीजें शामिल हैं, इनको यहाँ पे समझने की बहरहाल जो है वो थोड़ी सी जरूरत है। देखिए, कंपेरेटिव एडवांटेज इज एनीथिंग दैट प्रोवाइड्स यू एन एज ओवर योर कंपेरेटर। एक ऐसा फैक्टर, एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक, एक ऐसी चीज जो आपको आपके कंपेरेटर के ऊपर फोकियत दे रहा है, आपके कंपेरेटर के ऊपर आपको एज प्रोवाइड कर रहा है। यानी अगर मैं एप्पल की बात करूं तो एप्पल की मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग है कि दूसरा कोई प्लेयर उनकी मार्केटिंग के अंदाज को कॉपी नहीं कर पाता और उनके करीब नहीं आ पाता। ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो एप्पल की मार्केटिंग के अंदर बहरहाल जो है वो नोट किया गया है। सही है, समझ में आती है बात। हो सकता है किसी की सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग हो, वॉलमार्ट की सप्लाई चेन बहुत स्ट्रांग है, किसी की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो, अमेजोन की टेक्नोलॉजी बहुत स्ट्रांग है, कोई स्टेटस का सिंबल हो, जैसे आपकी जो बिल्कुल हाई एंड प्रीमियम गाड़ियां होती हैं रोल्स रॉयस वगैरह, ये स्टेटस सिंबल है। हर किसी का अपना एक कंपेरेटिव एडवांटेज होता है जिसकी वजह से कोई उनका प्रोडक्ट परचेज करता है। अगर उनमें कुछ दूसरों से अलग या डिफरेंट ना हो तो आप कभी भी उनके प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे। कभी कोई प्राइसिंग कम होती है तो कस्टमर वो प्रोडक्ट परचेज कर लेता है, कभी कोई डिफरेंशिएटर होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएटेड बेनिफिट होता है, फीचर होता है जिसकी वजह से उस प्रोडक्ट को परचेज किया जाता है। सर, यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेज हमें आइडेंटिफाई करने हैं इस कंपनी के, जो इस कंपनी को बहरहाल अपने कंपेरेटर्स के ऊपर एज दे रहे हैं। ठीक है, और पार्ट ए के अंदर हमें सॉल्व करना है इस फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के एनालिसिस को। कंपेरेटिव एडवांटेज की हमने बेसिक डेफिनेशन समझी। ये याद रखो कि अगर इसको कोई कॉपी नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म में आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज को कोई कॉपी नहीं कर सकता,
तो टेक्निकली ऐसा कंपेरेटिव एडवांटेज कहलाता है सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज। जब इसको कोई लॉन्ग टर्म में कॉपी नहीं कर सकता तो ये कहलाता है सस्टेनेबल, कैन नॉट बी कॉपीड इन लॉन्ग टर्म। अब आप इसको कहेंगे सस्टेनेबल कंपेटिटिव एडवांटेज। जैसे कुछ रेसिपीज होती हैं, कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जो और कोई कॉपी नहीं कर पाता, वो आपके ही पास होते हैं, वो आपकी कंपेरेटिव एडवांटेज है। और अगर लॉन्ग टर्म में कोई उसको कॉपी नहीं कर पा रहा, दैट वुड मीन कि ये आपका सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज है। ठीक है, सस्टेनेबल है, लॉन्ग टर्म है, कोई उसको कॉपी नहीं कर पाता। ठीक है सर, अब आ जाए, हमारे पास कुछ नंबर्स मौजूद हैं, हम कुछ जरा इन नंबर्स की क्रंचिंग कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या इसके अंदर से हमारे पास नंबर्स निकल के आते हैं। सही है, 2022 2021 आप सॉफ्टवेयर पे बिल्कुल ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे जैसे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास सबसे पहले है रेवेन्यू। रेवेन्यू के अंदर 700 680। ठीक है, रेवेन्यू के बाद है वी हैव मेंटेनेंस कॉस्ट। सर मेंटेनेंस कॉस्ट इज 55 and 40। देन वी हैव ऑपरेटिंग प्रॉफिट, that is basically 140 and 200. Then we have capital employed, capital employed is basically 800 and 700. ठीक है जी, ये हमारे चार नंबर्स हैं। सर वैसे तो मैं उस चैप्टर के अंदर बड़ा डिटेल में इन सब चीजों को एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैं आपकी जरूरत के एतबार से समझा देता हूँ। आप उन रेशियोज को कैलकुलेट कर लें जो इन इस डेटा सेट से निकल सकते हैं इजीली, इस डेटा सेट से इजीली निकल सकते हैं। तो सर यहाँ पे एक वेरिएशन परसेंटेज निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। कैसे? दिस डिवाइड बाय दिस -1। हमने बोला जी रेवेन्यू में इंक्रीज आया है 2.94 यानी कि तकरीबन 3% का। मेंटेनेंस कॉस्ट में इंक्रीज आया है 38% का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आया है -30% का। और कैपिटल एम्प्लॉयड में आया है 14% का। ये वेरिएशन आया है। फिर उसके बाद इन्होंने हमें क्रूड ऑयल की प्राइसेस दी हुई हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस यूएसडी। ठीक है, अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करूं तो 85 यूएसडी पर चला गया है क्रूड ऑयल, फ्रॉम बेसिकली 65। तो मुझे ये नजर आ रहा है कि जहां मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट 38% से बढ़ी है, वहां पे क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी 31% से बढ़ी हैं। और इसी तरीके से मेरा जो गाड़ियों का साइकिल है वो बहुत पुराना हो चुका है। आप देखें यहाँ पे इन्होंने हमें एक हिंट दी है कि भाई आपकी गाड़ियां एवरी 10 years रिप्लेस होती हैं। जरा लॉजिस्टिक्स कंपनी है तो इनके ट्रक्स होंगे, इनकी लॉरीज होंगी, इनकी हाइसेस होंगी, इस तरह की शेजोर वगैरह की गाड़ियां होंगी जिसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं। 10 साल में रिप्लेस करते हैं। जो मोस्ट रिसेंट भी रिप्लेसमेंट हुई है ना, वो 8 साल पहले हुई है। 8 साल पहले। तो देखो डेटा आपस में लिंक हो रहा है, सिंक हो रहा है, सिंक्रोनाइज हो रहा है। मुझे एक चीज नजर आ रही है। क्या नजर आ रहा है? मुझे ये नजर आ रहा है कि भाई कंपनी की मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ी है। इसकी वजह प्राइमरीली ये है कि इक्विपमेंट इज टू ओल्ड, इक्विपमेंट बहुत पुराना हो चुका है, इस वजह से ये बढ़ी है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज आया है। सर क्या कोई इसका रीजन बता सकता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज का? क्यों आया होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट में डिक्रीज क्यों आया होगा? सर वो भी देख लेते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का जो मुझे यहाँ पे डिक्रीज नजर आ रहा है, उसकी प्राइमरी वजह जो नजर आ रही है, वो नजर आ रही है डिलेड डिलीवरीज में इंक्रीज। डैमेज डिलीवरीज कम हुई हैं, डैमेज कम हुई हैं, लेकिन डिलेड डिलीवरीज में बड़ा इंक्रीज आया है। डिलेड डिलीवरीज में बहुत इंक्रीज आया है। कितना आया है सर? 65 हो गई है 23 से, 183% का इंक्रीज आया है। तो इससे क्या हुआ होगा? इससे हुआ, ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगेन यहाँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट कम होने की वजह यह है कि भाई आपको रेवेन्यू लॉस आया है, पेनल्टी आई है, बुरा फीडबैक मिला है कस्टमर का, एक मामला मसला आपका इंक्रीज है। हालांकि कंपटीशन भी है, मार्केट हम लूज कर रहे हैं, कंपेरेटर्स मार्केट में एंटर हो रहे हैं, ये सारे मसले मसाइल खड़े हो रहे हैं हमारे। क्या वजह होगी भाई? रेवेन्यू जो आपका 3% से यहाँ पे बढ़ रहा है, इसकी प्राइमरीली एक वजह यहाँ पे ये है
कि आप कोल्ड स्टोरेज और मटेरियल, हजार्डस मटेरियल की हैंडलिंग कर रहे हैं। कोल्ड स्टोरेज एंड हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग आप कर रहे हैं। अगर आपने ये हैंडलिंग ना की होती तो आपका ये रेवेन्यू इतना भी इंक्रीज नहीं हुआ होता, ये रेवेन्यू डिक्रीज की तरफ गया होता, क्योंकि बाकी चीजें आपकी इतनी ज्यादा। सर क्या मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को डिवाइड कर दें आप कैपिटल एम्प्लॉयड से, ठीक है। आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है, डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, ये बन जाता है सर 17.5%। लास्ट टाइम था हुआ है, तो इसकी वजह से आपका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी अपनी जगह पे डिक्लाइन हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट क्यों डिक्लाइन हुआ होगा? सर वो इसलिए डिक्लाइन हुआ है, रेवेन्यू के लॉसेस हुए हैं, आपकी दूसरी इस तरह के मसले हुए हैं। एक वजह ये भी हो सकती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट के डिक्लाइन की कि आपकी कॉस्ट बढ़ गई है। क्यों कॉस्ट बढ़ गई है सर? क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस बढ़ गई हैं। कॉस्ट इंक्रीज ड्यू टू क्रूड ऑयल प्राइसेस। आपकी कॉस्ट बढ़, वो एक नुकसान वाला मामला अपनी जगह पर जो है वो नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आपकी कॉस्ट उस तरीके से इंक्रीज नहीं होती तो इतना नुकसान वाला मामला बहरहाल जो है यहाँ पे नजर आती है। हमारी डिलीवरी हमने जो है वो डिले की है, इसकी वजह से हमारा कुछ रेवेन्यू लॉस हुआ होगा, इसलिए प्रॉफिट हमारा कम हो गया। जो हमारी क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं वो बहरहाल जो है वो बढ़ गई, उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई, पुराने इक्विपमेंट और पुरानी मशीनरी की वजह से, इससे भी हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को यहाँ पे जो है वो इम्पैक्ट हुआ है, ठीक है ना। ये दो तीन चीजें। भैया नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बताओ, इसको भी हम इंशाल्लाह वहाँ पे बहुत डिटेल में कवर करेंगे। लेकिन नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होती है आपकी कस्टमर फीडबैक से रिलेटेड, आपकी कस्टमर फीडबैक के साथ प्रोडक्ट क्वालिटी से रिलेटेड, आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, ये वाली सारी चीजें अगर हम देखें तो हमारे पास तीन चीजें यहाँ पे जो है वो शामिल होती हैं। एक बड़ा मसला ये है कि सर लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हम उस रेवेन्यू को लूज कर रहे हैं जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ रही है, हम उस रेवेन्यू को लूज कर रहे हैं, ठीक है ना। लॉस एंड पेनल्टी, रेवेन्यू लॉस और पेनल्टी आपकी भी लेट डिलीवरी की वजह से, कॉस्ट इंक्रीज हो गई क्रूड ऑयल की प्राइसेस की वजह से, और यहाँ पे आपकी हाई मेंटेनेंस कॉस्ट वाला भी एक एंगल आ जाता है, हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, ठीक है। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हमारी बहुत ज्यादा है, हमारे पास डिजिटल टूल्स नहीं है, लाइव ट्रैकिंग सर्विस नहीं है, नो डिजिटल टूल्स एंड लाइव ट्रैकिंग सर्विस, हमारी लाइव ट्रैकिंग सर्विस नहीं है। ये दो बड़े मसले हैं जो हमारी इस डिफेक्ट हो रहा होगा। नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के अंदर एक दूसरी चीज हमें ये नजर आ रही है कि भाई हम बहुत डिले कर रहे हैं डिलीवरीज में, ये नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंस कर रहे हैं इतना बड़ा कस्टमर कंप्लेन, ऑपरेशनल इनएफिशिएंसीज हैं, हमें अपनी चीजों को जिस तरह मैनेज कर रहे हैं, कैपेसिटी के कंस्ट्रेंट्स हैं जो भी हैं, हमें बहरहाल इसको मैनेज करना होगा। आइदर वी सॉल्व फॉर ऑपरेशनल इश्यूज, और अगर ऑपरेशनल इश्यूज नहीं है इसका मतलब हमारी कैपेसिटी कम है, हम डिलीवर कम कर सकते हैं, हमने ये बहरहाल हमें डिलेड डिलीवरीज के लिए यहाँ पे करने की जरूरत है। और तीसरी बड़ी बात यहाँ पे है, कंपटीशन इज इंक्रीजिंग, न्यू एंट्रेंट्स as well as expansion of existing players। हमने ऐसे कोई एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को देखा ही कि हमने तो इक्विपमेंट तक अपना चेंज नहीं किया, 8 साल पुराना इक्विपमेंट है जो हमारा यहाँ पर जो है वो चलता चला आ रहा है। तो ये पार्ट नंबर ए के लिए तकरीबन 12 नंबर के पॉइंट 4 लाइन के अंदर आपने डिस्क्राइब करना है। यानी रेवेन्यू में प्रॉफिट गिरने के बावजूद इंक्रीज आया है, आप बता सकते हैं कि भाई वैसे तो कंपनी का रेवेन्यू लॉस हुआ है डिले डिलीवरीज की वजह से, लेकिन कोल्ड स्टोरेज और हजार्डस मटेरियल उतना ही रेवेन्यू है तकरीबन हमारा जितना लास्ट टाइम था। मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीज हुई है क्योंकि इक्विपमेंट हमारा बहुत पुराना है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा है, इसकी तीन वजह है, एक तो रेवेन्यू लॉस हुआ है, पेनल्टी लगी है लेट डिलीवरीज की वजह से, कॉस्ट हाई हो गई काफी ज्यादा, ये तीन मेजर रीजन है, ठीक है। फिर क्रूड ऑयल की प्राइसेस हमारी इंक्रीज हुई हैं, ये हम मेंशन कर चुके हैं, इसकी वजह से डिक्लाइन आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, और हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बेसिकली इधर जो है वो डिक्रीज हुआ है। और डिलीवरीज जो डिलेशनल इश्यूज हैं इसको हमें ठीक करना चाहिए, या हमें अपनी कैपेसिटी को, अपनी डिलीवरी के मैकेनिज्म को एनहांस करना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा हम यहाँ पे जो है वो अपने तरीके के मसले हमारे साथ हो, ठीक है। तो ये हो गया पार्ट ए का एक मोटा मोटा आंसर। बहुत डिटेल में इंशाल्लाह तुम पढ़ोगे जब फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के टॉपिक थे, या बता दिया है, ताकि हम सवाल के अगले पार्ट को जो हमें एक्चुअली सॉल्व करना है उसको हम यहाँ पे सॉल्व कर सकें, ठीक है। इस तरह की कुछ वर्किंग आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर आके आपके दिखा सकते हैं। ये पर्टिकुलर्स हो गया, यहाँ हो गया हमारा पार्ट ए की बात मुकम्मल, ठीक है। अब सवाल ये पैदा होता है, व्हाट अबाउट पार्ट बी? ब्रीफली एक्सप्लेन द की फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टू एफएसएल्स कंपेटिटिव एडवांटेज, जो कंपनी की कंपेटिटिव एडवांटेज साबित हो रहे हैं और नजर आ रहे हैं। मैंने सिर्फ सवाल को डायग्नोस किया था, शुरू में 10 मिनट मैंने सवाल को सिर्फ समझने पे लगाए थे, तो जब मैंने सवाल को एक्सप्लेन किया था तो मैंने आपको बताया एम्प्लॉइज यानी रिमेनिंग कंपेटिटर्स के पास वो पॉइंट्स नहीं है। आप लोग चैट पे लिख सकते हैं। हाँ जी, एनीवन, आप लोग चैट पे लिख सकते हैं इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट। सिग्निफिकेंट प्रेजेंस इन द रीजन, बिल्कुल सही कह रहे हो वाली, जबरदस्त पॉइंट उठाया है। और कोई पॉइंट किसी का? एनीवन?
ये हमारी सर कुछ कंपेरेटिव एडवांटेजेस हैं जो हमें यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है। सबसे पहली बात, अच्छा खासा हमारे इसके अंदर एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस है, ठीक है ना। इंडस्ट्री एक्सपीरियंस हमारे पास 30 years का मौजूद है। 30 years इज क्वाइट अ लॉट ऑफ टाइम एंड गिव्स एक्सटेंसिव एज इन टर्म्स ऑफ एक्सपर्टीज। हमें इस इंडस्ट्री के मसले पर क्या क्या मामला होते हैं, मसले होते हैं, हमें ये सारे मालूम। कस्टमर बेस हमारी बहुत स्ट्रांग है, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है, कस्टमर बेस एंड लॉयल्टी, स्ट्रांग प्रेजेंस इन द रीजन। सर ये पॉइंट्स कहाँ से उठा रहे हैं? देखो यहीं से सवाल से मिल जाएंगे। ये रहे, सिग्निफिकेंट प्रेजेंस है रीजन में, है मार्केट के अंदर, 30 साल से हम इस मार्केट के अंदर बैठे हुए हैं, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है हमारी, ठीक है। और हमने स्पेशलाइज किया है, फोकस किया है वन इंडस्ट्री की, तो स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन द मार्केट, प्रेजेंस भी है, यानी हमने ऑफिसेस लिए हुए हैं, बिल्डिंग्स ली हुई हैं, लाइजन ऑफिसेस बनाए हुए हैं, ब्रांचेस बनाई हुई हैं, प्रेजेंस बहुत अच्छी है हमारी, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है हमारे पास 30 साल का, जो कि बहुत होता है, अच्छा खासा होता है। अच्छा, एक डिफरेंशिएटर भी है सर, डिफरेंशिएटेड एंड स्पेशलाइज सर्विसेज है हमारी। वो क्या सर? वो दो बड़ी चीजें हैं। कौन कौन सी वो दो बड़ी चीजें हैं? सर वो दो बड़ी चीजें हैं, हजार्डस मटेरियल हैंडलिंग, तो वो मौजूद है, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज मौजूद है। ये दो बड़ी चीजें हैं जो हमारे पास हमारे कंपेरेटिव एडवांटेज के तौर पर मौजूद है, ठीक है। प्लस हम अपने एसेट्स की रेगुलर रिप्लेस की, हम देर जरूर कर रहे हैं लेकिन कस्टमर का जो सामान है वो सही हालत में इसको पहुंचा रहे हैं, सही हालत में इसको पहुंचा रहे हैं, ठीक है ना। सो अ डिक्लाइनिंग ट्रेंड, वेरी फ्यू एंड इवन विद डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन द डैमेज डिलीवरीज। हम कस्टमर को देर से जरूर जाओ, 1 2 3 4 5 6, मेरे 6 कंपोनेंट्स यहाँ पे कंपेरेटिव एडवांटेजेस के मैंने आइडेंटिफाई किए, और सवाल में से ही आइडेंटिफाई किया मैंने, क्वेश्चन से ही इसको आइडेंटिफाई किया। सो अगर वो इतने आराम से इसको कॉपी नहीं कर सकते, तो टेक्निकली स्पीकिंग ये मेरी सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज बन जाएगी, और किसी के 30 नहीं मिलती। कस्टमर 10 सवाल करता है, 10 जवाब आपसे एक्सपेक्ट करता है, 10,000 बातें आपको जो है वो कहता है। ये बहरहाल बड़ा एक मसला जो है वो दूसरों के लिए बन, एडवांटेजेस एडवांटेजेस हैं, कंपनीज का बेनिफिट ले सकती है। सर किस तरीके से बेनिफिट ले सकती है और अपने मसलों को कैसे सॉल्व कर सकती है? यहाँ पे जो दूसरी बात इन्होंने लिखी थी, वो इन्होंने लिखी थी सजेस्ट स्ट्रेटजीज टू मिटिगेट। अब जो मिटिगेट करने वाली बात है कि भाई हम इन की फैक्टर्स को यूज करके, इन कंपेरेटिव एडवांटेजेस को यूज करके अपने मसलों को भी मिटिगेट करें, यूजिंग कंपेरेटिव एडवांटेज टू मिटिगेट द इश्यूज, ठीक है। सर हम एक वेल स्टैब्लिश्ड कंपनी है, हमारे पास कैश एंड रिसोर्सेज है, ठीक है, बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल है, is also available, as we are a reputed company, as we are a reputed company, hence we should invest in expansion and digitalization। भाई किस चीज का कंसल्टेंट नहीं मिलता? हर चीज का कंसल्टेंट मिलता है, हर चीज का दुनिया में सोल्यूशन नहीं है। आपके पास एडिक्वेट कैश रिसोर्सेज हैं, आपके पास बैंक फाइनेंसिंग अवेलेबल है, बिकॉज यूर अ रिनाउंड कंपनी, रेप्यूटेड कंपनी, आप उस रेपुटेशन को इस्तेमाल करें। आप इक्विटी फाइनेंसिंग लें, बैंक फाइनेंसिंग लें, इक्विटी बैंक और इक्विटी फाइनेंसिंग पे सही खेल जाते हैं तो कोई भी कंपटीशन आपके अगेंस्ट नहीं आएगा, आपके इंक्रीज जो आपके सामने कंपटीशन नजर आ रहा है ये ओवरकम हो जाएगा। दिस विल बेसिकली ओवरकम योर इंक्रीजिंग कंपटीशन, दिस विल ओवरकम द एग्जिस्टिंग कंपटीशन। ये आपके आज के कंपटीशन को बहरहाल जो है वो कम क्या। ऑल राइट सर, और क्या कर सकते हैं? अब देखो यहाँ पे कंपनी वेल रिप्यूटेड है तो एक और काम हो सकता है, सिंस द कंपनी इज वेल रिप्यूटेड, they can directly collaborate and partner with existing e-commerce platforms so that the ultimate customer can use services of the company। सर आपकी रेपुटेशन इतनी ज्यादा है, आपका नेटवर्क इतना अच्छा है, इतने सारे लोग आपको जानते हैं, क्या अवेलेबल है, ये कैसे पता चला? मुझे बताओ मोहम्मद अली, मैं तुम्हारे सामने दो सिनेरियोज रखता हूँ, ठीक है। एक सिनेरियो ये है जिसमें यूनिलीवर का सीईओ जाता है बैंक के पास फाइनेंसिंग के लिए। मुझे बताओ किसको बैंक फाइनेंसिंग देगा और कितना जल्दी प्रोवाइड करेगा? बैंक हो गया या शेयर होल्डर्स हो गए, इक्विटी फाइनेंसिंग हो गई, स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसे। एक रेप्यूटेड कंपनी है, पता है पैसे नहीं खाएगी, वापस दे देगी, तो बैंक तो कर्जा उसी को देता है ना, इसको नहीं चाहिए होता, या जिसको ग्रोथ के लिए चाहिए। आगे सवाल है, मुझे जरूरत थी तो मुझे बैंक ने कर्जा दिया, मेरे घर में खाने के पैसे नहीं थे तो मुझे बैंक वालों ने कर्जा दिया। बैंक तो सिर्फ और सिर्फ कर्जा बिजनेस के लिए देता है,
सो आई ऑलवेज से कि बैंक डज नॉट प्रोवाइड यू लोन, इट प्रोवाइड्स यू कमर्शियल लोन। आप अगर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए लोन थोड़ी देगा। तो बहरहाल ये बिजनेस इनसाइट है, ये आपकी नॉलेज ग्रिप इतनी अच्छी होनी चाहिए कि आपको ये समझ में आए कि भाई अगर ये कंपनी रेप्यूटेड है तो बैंक फाइनेंसिंग मिलेगी। इसी तरह आंसर लिखोगे ना, पूरा आंसर रेप्यूटेड है, वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ डायरेक्टली पार्टनर कर सकती है, डायरेक्टली कोलैबोरेट कर सकती है, अपनी रेप्यूटेशन, अपने पावर को जो है वो इस्तेमाल कर सकती है। सही है। फिर तीसरी चीज, अपग्रेड द इक्विपमेंट एज पर द रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड्स डिजिटली एज वेल एज ऑपरेशनली। कंपनी की इतनी ज्यादा मेंटेनेंस कॉस्ट से डिलेड डिलीवरीज हो रही है, ये भी पॉसिबल है। क्वाइट पॉसिबल कि इक्विपमेंट की मेंटेनेंस आप कर रहे हैं, उस मेंटेनेंस की वजह से आपकी चीजों में जो है डिले आ रहा है और वो वैसे ना आता। इक्विपमेंट चला गया जी, मैन्युफैक्चरिंग रेंज आते हैं, तो भाई आप उसको रिप्लेस कर दें। आपकी हो सकता है डिलेड डिलीवरीज का एक मसला ये हो कि जी वो गैराज में खड़ी है, शोरूम में खड़ी है, गाड़ी अवेलेबल ही नहीं है कि वो डिलीवरी करने जाते हैं। तो बहरहाल आप इसको इस्तेमाल करें, अपने इक्विपमेंट को अपग्रेड करें, अपने कैश को यूज करें और डिलेड डिलीवरीज को कम से कम करें। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे ये पॉइंट डाल देते हैं, delayed deliveries are possible, are probably due to vehicles staying in maintenance. This will solve the issue of delayed deliveries as well. तो आपकी डिलेड डिलीवरीज का मसला भी यहाँ पे हल हो जाता है। ठीक है, देखो ये तरीका है एसपीएम के सवालात में सुना। अब जो मेरा आई कैप का सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेल में ये कैलकुलेशन करनी है जो मैंने आपको करके दिखाई है, और ऊपर डिस्क्रिप्शन वाले टैब, फिर मुझे नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस लिखनी है, मुझे कंपेरेटिव एडवांटेज के पॉइंट्स लिखने हैं, और मुझे कंपेरेटिव एडवांटेज को यूज करते हुए मिटिगेट करने वाले पॉइंट पर डन हो गया। ठीक है, इसको मैं सॉफ्टवेयर के अंदर इस डिटेल को बहरहाल प्लग इन कर दूंगा। तो आइए जरा हम आई कैप का सॉफ्टवेयर भी ओपन करते हैं। चाहे वो कोई और डेमो होगा लेकिन हम इसको, मुझे कंफर्म कीजिएगा आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है। C5 $123। एक मिनट, शायद मैं पासवर्ड गलत डाल रहा हूँ, जिसकी ये मिनट सही तो डाला है, SPM डेमो 2 सही तो डाला है, SPM डेमो 2 C5 $123। हाँ जी, ओपन हो गया। अब हम जो कर रहे थे वो समर 23 का क्वेश्चन भी कर रहे थे। हाँ अब्दुल्ला, पूछ सकते हो बिल्कुल। चलिए आते हैं पेज नंबर 4 पे। अब जैसे इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉफ्टवेयर में आपके पास जो है वो प्लेस्ड होगा, राइट। अब आप यहाँ पे आते हैं, इसको एक्सेल है, एग्जाम में आपके पास बाय डिफॉल्ट एक्सेल होगा। ये हमारा इस तरीके से जो है वो आंसर का टैब होगा। अब हम इसी को यहाँ पे देखते हैं। एक्सेल से हम यहाँ सोल्यूशन कॉपी नहीं कर पा रहे, चले मैं इसको लिख ही देता हूँ, पर्टिकुलर्स। ठीक है, 2021 2022 2021 जितनी कैलकुलेशंस हमने वहाँ की हैं, फॉर एग्जांपल रेवेन्यू आपने यहाँ पे लगाया 700, वेरिएशन परसेंटेज दिस डिवाइड बाय दिस -1। ठीक है, और फिर आपने इसको यहाँ पे नंबर की सेटिंग्स में जाके परसेंटेज कर दिया। ये नंबर की सेटिंग परसेंटेज करके आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। फिर इसी तरीके से आपके रेवेन्यू के नीचे आपका मेंटेनेंस कॉस्ट आ जाएगा, मेंटेनेंस कॉस्ट के बाद आपके पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, जो कैलकुलेशन हमने वहां पे की है मैंने आपको अभी करके दिखाई है, सकते हैं कंट्रोल V। ठीक है, और थोड़ी बहुत टेबल की आप साइजिंग कर सकते हैं, टेबल को सेट कर सकते हैं, चाहे तो इधर ले आके इसको सेंट्रल लाइन कर दें अगर आपका टाइम है। शशके तब कीजिएगा जब आपका टाइम हो, नहीं टाइम हो तो फिर शशके करने की बहरहाल जरूरत नहीं। ठीक है, फिर जितने पॉइंट्स के आप वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे जो है वन बाय वन इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक मिनट दीजिएगा, टेबल दोबारा कॉपी हो गया है। अब हम यहाँ पे अपने पॉइंटर्स लिख सकते हैं, यहाँ पे आपके कमेंट्स आ सकते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से 1 2 3, जिस तरीके से मैंने आपको लिखवाया नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे हमने एक्सेल के अंदर पॉइंटर्स को लिखा है। ठीक है, फिर आप अपनी कंपेरेटिव एडवांटेजेस बता सकते हैं। ये क्वेश्चन 1A है, ये नहीं, मिसाल के तौर पे इसको 4A अज्यूम करें, आप कंपेरेटिव एडवांटेजेस के बारे में लिखेंगे, और कंपेरेटिव एडवांटेजेस के साथ कंपेरेटिव एडवांटेज हमने 6 फाइनलाइज किए थे, 1 2 3 4 5 6, इसकी विंडो बहरहाल अलग होगी, और फिर यहाँ पे मिटिगेशन के
से एक्सेल में अगर उसको सॉल्व करते हैं और एक्सेल में सॉल्व करके यहाँ पे कॉपी करते हैं ऊपर, तो इस तरीके से आपका आंसर आता चला जाएगा। बहुत एफिशिएंट है। अभी आपको ये समझ नहीं आ रहा है या इसकी यूटिलिटी का अंदाजा नहीं हो रहा, तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ईजी रहेगा। ऑफिस में भी आप इसी तरह से टाइपिंग का मोड इस्तेमाल करते हैं वर्क पेपर्स के लिए, यहाँ पे भी उसी तरीके से चीजें लिखते चले जाएंगे, टाइप कर सकते हैं, लेकिन इन अ कंप्लीट आंसर का मैनर। ये तो मैंने थोड़ा बहुत कोई कहीं कहीं बुलेट पॉइंट्स में बात लिखी है, जैसे कस्टमर बेस एंड लॉयल्टी, स्ट्रॉन्ग मेन पॉइंट्स हैं, वो पूरे मैंने यहाँ पे आपके एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो यहाँ तक आते आते हमारे ये सवाल का